Hello student, I welcome you in the new video of class 9 social science. The chapter is going on in the political science, the working of institution. In the previous video, we have studied about the parliament, why do we need parliament and the structure of the parliament. Now, अब उसके आगे देखेंगे इंडिया में जो पार्लियामेंट है उसके टू हाउसेज हैं और ये नॉर्मली हर देश में होता है। ज़्यादातर डेमोक्रेटिक कंट्री में पार्लियामेंट के टू हाउसेज होते हैं। हमारे यहाँ पे एक राज्यसभा है और दूसरे हाउस को लोकसभा कहते हैं। ये लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल कहलाता है, हाउस ऑफ द पीपल एंड इट हाउस कॉल्ड द, ये हाउस जो है हाउस इज नोन एज द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, इसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं। लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं, साथ ही इसको लोअर हाउस भी कहते हैं, निम्न सदन, और राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं, उच्च सदन। ठीक है, लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं बिकॉज लोकसभा के जो एमपी होते हैं वो जनता के द्वारा डायरेक्ट इलेक्ट किए जाते हैं, जनता वोट करती है। लोकसभा के एमपी चुनने के लिए जनता सीधे वोट करती है, इसलिए लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं, क्योंकि जनता की भागीदारी इसमें होती है और जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि चुन करके लोकसभा में भेजते हैं। इसको राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं क्योंकि इसको इनडायरेक्टली चुना जाता है, इसको जनता सीधे नहीं चुनती है। इसको चुनने के लिए, इसमें एमपी इलेक्ट करने के लिए जो स्टेट असेंबलीज के एमएलए होते हैं वो वोट करते हैं। ठीक है, इसलिए इसके मेंबर इनडायरेक्टली चुने जाते हैं और इसके मेंबर सीधे जनता चुनती है, इसलिए इसको हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं। नाउ डिस्कस करेंगे कि विच हाउस इज द मोर पावरफुल। पार्लियामेंट में ये दोनों हाउस जो हैं इनमें ज्यादा पावरफुल कौन सा है? Which house is more powerful? Which house is more powerful? इनमें क्या है तो देखिएगा, नॉर्मली लोकसभा जो है वो ज़्यादा पावरफुल होता है। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1 पॉइंट देखिए, एनी ऑर्डिनरी बिल, कोई भी जो साधारण बिल होता है, ऑर्डिनरी बिल होता है, वो बोथ हाउस में, लोकसभा और राज्यसभा में पास होना जरूरी है। लेकिन इन केस कोई बिल लोकसभा में पास हो जाए और राज्यसभा में पास ना हो, तो ऐसे कंडीशन में क्या प्रावधान है कि प्रेसिडेंट क्या करता है, दोनों हाउसेस की कंबाइंड मीटिंग बुलाता है। इसमें ज्वाइंट सेशन बुलाता है, इसे कहते हैं ज्वाइंट सेशन, संयुक्त अधिवेशन। और
फिर वोटिंग होती है। तो संख्या बल के आधार पे अगर लोकसभा के जो मेंबर्स हैं, एमपी हैं, वो होते हैं 543 और राज्यसभा में कितने मेंबर होते हैं? 225। तो अब अगर दोनों मिलेंगे और एक साथ वोटिंग करेंगे तो लोकसभा के मेंबर ज़्यादा हैं, डबल से भी ज़्यादा है। तो उसमें भी ज्वाइंट सेशन में भी लोकसभा के द्वारा ही लोकसभा की जो बात है उसकी मत को माना जाएगा और लोकसभा ज्वाइंट सेशन में ज़्यादा पावरफुल रहेगी। तो फर्स्ट पॉइंट में पता लगा कि कोई भी जो ऑर्डिनरी बिल है वो एक सिस्टम होता है इंडिया में कि पहले वो दोनों हाउसेज में किसी भी जाए, सपोज कीजिए लोकसभा में गया, लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में गया, वहाँ पे वो पास नहीं हुआ। तो ऐसे कंडीशन में प्रेसिडेंट क्या करता है कि ज्वाइंट सेशन बुलाता है, संयुक्त अधिवेशन बुलाता है दोनों सेशन का, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के एमपी एक साथ बैठते हैं और उस पर फिर बहस के बाद वोटिंग होती है। क्योंकि लोकसभा में संख्या बल ज़्यादा है, इसलिए लोकसभा में जो बिल पास हुआ था वो ज्वाइंट सेशन में बहुत आसानी से पास हो जाता है। और इंडिया में बिल पास करने का, कानून बनाने का तरीका ये है नॉर्मली कि जो बोथ द हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा इन दोनों में पास होने के बाद फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाता है और प्रेसिडेंट उस पर सिग्नेचर करने के लिए मजबूर होता है। तो लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास हो गया, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर हो गए, फिर वो कानून बन जाता है। ये प्रावधान है हमारे यहाँ पे कानून बनाने का। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, मनी मैटर में लोकसभा ज़्यादा पावरफुल होती है लोकसभा मनी मैटर में ज़्यादा पावरफुल होती है। बजट, जो आम बजट है सरकार का, अगर वो लोकसभा में पास हो जाता है तो लोकसभा में पास होने के बाद फिर लोकसभा में बजट पास होने के बाद वो राज्यसभा में जाता है और मनी मैटर में लोकसभा के पास ज़्यादा पावरफुल होती है। तो राज्यसभा उसको डिनाई नहीं कर सकती, उसको रोक सकती है 14 डेज तक और 14 डेज के बाद वो अपने आप ही पास मान लिया जाता है। ये तरीका होता है इंडिया में। जो लोकसभा है मनी मैटर में, और मनी से रिलेटेड कोई भी मैटर हो, धन से रिलेटेड, वित्त से, जिसे वित्त कहते हैं हिंदी में, तो फाइनेंस, वित्त से रिलेटेड कोई भी मसला हो, कोई भी बिल पास करना हो, वो लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में पास हो या ना हो, अगर राज्यसभा उसको पास नहीं करती है तो वो स्वतः पास मान लिया जाता है। 14 डेज के बाद वो कानून बन जाता है। तो मनी मैटर में भी लोकसभा जो है ज़्यादा पावरफुल है। थर्ड पॉइंट, लोकसभा जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कंट्रोल करती है, क्योंकि इंडिया में गवर्नमेंट जो बनती है, इंडिया में जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनती है वो लोकसभा में मेजोरिटी के बेस पे बनती है। लोकसभा में मेजोरिटी के बेस पे ही सरकार बनती है। फॉर एग्जांपल लोकसभा में 543 सीट्स होते हैं या एमपी इलेक्ट होकर के आते हैं, तो गवर्नमेंट बनाने के लिए 272 एमपी के बहुमत की जरूरत होती है। और चाहे वो
सिंगल पार्टी हो और सिंगल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती तो फिर कॉलिशन, जिसे कहते हैं गठबंधन। अगर तो गठबंधन के नेता को या सिंगल पार्टी जिसे मेजोरिटी मिली है उसके लीडर को, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर बनता है। और प्राइम मिनिस्टर कोई भी तभी तक बना रह सकता है जब तक उसके पास लोकसभा में मेजोरिटी है। अगर लोकसभा में उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन, जिसे हिंदी में कहते हैं अविश्वास प्रस्ताव, यदि लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाए तो फिर सरकार गिर जाती है। प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ पूरी कैबिनेट को रिजाइन करना पड़ता है। इन 3 एग्जाम्पल से हमने देखा कि लोकसभा राज्यसभा के कंपैरिजन में ज़्यादा पावरफुल होती है। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा था लेजिस्लेचर, जिसमें हम पार्लियामेंट के बारे में पढ़ रहे थे। पार्लियामेंट के साथ साथ हमने पार्लियामेंट के जो हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उनके बारे में पढ़ा। अब देखेंगे एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव क्या होते हैं? जो पार्लियामेंट में कानून बनाए, गवर्नमेंट में, प्राइम मिनिस्टर ने कैबिनेट मीटिंग में जो पॉलिसीज प्रोग्राम पास किए, तो एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं? उन बनाए हुए कानूनों को इंप्लीमेंट करने का काम करते हैं। बनाए हुए कानूनों को लागू करने की जो जिम्मेदारी होती है वो एग्जीक्यूटिव के ऊपर होती है। और ये एग्जीक्यूटिव जो हैं वो 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, एक होते हैं पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? जो सरकार में मिनिस्टर्स होते हैं। सरकार में जो मिनिस्टर्स होते हैं वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं और ये फिक्स टर्म के लिए बनाए जाते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे 5 इयर्स के लिए गवर्नमेंट बनाई जाती है और 5 ईयर से पहले ही यदि प्राइम मिनिस्टर चाहे तो एक मिनिस्टर को हटा सकता है, चेंज कर सकता है और उनके जो डिपार्टमेंट हैं, उनके जो मंत्रालय हैं, उनको बदल सकता है। तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो मिनिस्टर्स होते हैं और उनका काम होता है सरकार के द्वारा बनाए गए प्रोग्राम, पॉलिसीज, कानूनों को देश में लागू करना, इम्प्लीमेंट करना और उनके बनाए गए कानूनों को जन जन तक पहुंचाना, उसका लाभ उठाना। प्रोग्राम जो पॉलिसीज बनाए हैं जनता के लिए। दूसरा एग्जीक्यूटिव होता है परमानेंट एग्जीक्यूटिव। परमानेंट एग्जीक्यूटिव, एक मैंने बताया पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, दूसरा होता है परमानेंट एग्जीक्यूटिव। परमानेंट एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? जो ये लोग, सरकार बदलती है हर 5 साल के बाद, गवर्नमेंट चेंज होने के बाद भी ये अपनी पोस्ट पर बने रहते हैं। ठीक है, इनके ऑफिस चेंज हो सकते हैं। तो ये लोग परमानेंट एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? सिविल सर्वेंट। परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं सिविल सर्वेंट, जिसमें यूपीएससी का पास करके, जो एग्जाम पास करके आईएएस, आईपीएस या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में पीसीएस, ये जो एग्जाम पास करके आते हैं, ये क्या करते हैं? गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए कानूनों को, प्रोग्राम, पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करते हैं, जनता तक उसके लाभ को पहुंचाने का काम और एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने की जिम्मेदारी इन परमानेंट एग्जीक्यूटिव के पास होती है और ये लॉन्ग टर्म के लिए अपॉइंट होते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए मीन्स किसी ने 25 ईयर की एज में एग्जाम
65 ईयर्स की एज तक वो वर्क करता है। तो ये कौन होते हैं? परमानेंट एग्जीक्यूटिव। और ये सिविल सर्वेंट कहलाते हैं। ये मिनिस्टर्स के अंडर में काम करते हैं, ठीक है। हाईली वेल क्वालिफाइड होते हैं, अपने जो डिपार्टमेंट है उसकी नॉलेज रखते हैं, एग्जाम पास करके आते हैं और लंबे समय तक ये बने रहते हैं। चाहे सरकारें आती हैं, हर 5 साल में सरकारें जाती हैं, मिनिस्टर चेंज होते हैं, प्राइम मिनिस्टर चेंज होते हैं, लेकिन ये जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं ये अपने पद पर बने रहते हैं। अब इसमें एक बात आती है कि इंडिया में जो सिविल सर्वेंट हैं, इंडिया में जो सिविल सर्वेंट होते हैं वो हाईली क्वालिफाइड होते हैं, हाईली क्वालिफाइड होते हैं। नॉर्मली लोग आईआईटी पास करने के बाद, इंजीनियरिंग पास करने के बाद आईएएस निकालते हैं, वेल क्वालिफाइड होते हैं और ट्रेंड होते हैं सिविल सर्वेंट। लेकिन ये किसके अंडर में काम करते हैं? मिनिस्टर्स के अंडर में काम करते हैं, जो अंगूठा छाप भी हो सकता है, 10वीं पास भी हो सकता है, और जिसे मिनिस्टर से ज़्यादा ये जो ऑफिसर्स होते हैं इनको उसकी नॉलेज होती है, मिनिस्टर को इतनी नॉलेज नहीं होती। तो फिर भी ये लोग मिनिस्टर के अंडर में काम करते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि डेमोक्रेसी में जो जनता की जो विल होती है, जनता की जो इच्छा होती है, वही सर्वोपरि होती है। क्योंकि जो मिनिस्टर्स होते हैं इनको जनता चुन करके भेजती है, इसलिए ज़्यादा काबिल ना होने के बावजूद भी ये लोग सरकार में होते हैं, सरकार चलाते हैं, और जो सिविल सर्वेंट होते हैं इनके अंडर में काम करते हैं। क्योंकि डेमोक्रेसी में, जनतंत्र में, लोकतंत्र में जनता की इच्छा ही सर्वोपरि होती है। नाउ रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर in the next video. Thank you.